नमस्कार, मैं डॉक्टर सन्मुख नागनाथ मुच्छट्टे, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा, जिला उस्मानाबाद। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष एवं बीएससी द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा के तृतीय सत्र के प्रश्नपत्र क्रमांक 3 और प्रश्नपत्र का नाम सामान्य हिंदी 3। तो प्रस्तुत प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम में का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भाषा से तात्पर्य एवं परिभाषा, इस विषय पर मैं आज अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा का उत्पत्तिगत अर्थ हुआ भाषा वह है जिसे बोला जाए। बोलने की क्रिया मुख से होती है। मुख से तरह तरह की आवाज निकालने की क्रिया भाषा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुख से निकली हुई सभी ध्वनियाँ या सभी आवाजें ये भाषा कहलाने का अधिकार रखती हैं। भाषा कहलाने का अधिकार वही ध्वनियाँ या वही आवाजें रखती हैं जो मुख से ऐसी ध्वनियाँ या ऐसी आवाजें जो कि उद्देश्यपूर्ण या जिनमें सौदेश होता है, जो कि अर्थपूर्ण होते हैं। ऐसे ही ध्वनि या ऐसे ही आवाज़ों को हम लोग भाषा की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह की ध्वनि केवल मनुष्य ही व्यक्त करता है, ऐसा नहीं। तो इस पृथ्वी तल पर के अनेक जीव जंतु भी अपने मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। इस तरह भाषा का व्यापक अर्थ है अपने को व्यक्त करने के लिए की गई ध्वनि या आवाज। लेकिन हम भाषा शब्द को मनुष्य द्वारा निर्मित और प्रयुक्त सार्थक व्यवस्था के रूप के सीमित अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। भाषा क्या है, इस पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। भाषा की परिभाषा अनेक पाश्चात्य भारतीय विद्वानों ने देने का प्रयास किया हुआ है। अब हम यहाँ पर कुछ पाश्चात्य विद्वानों की और कुछ भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं को हम यहाँ पर देखेंगे और उसके आधार पर भाषा की परिभाषा को हम लोग स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहली परिभाषा है एक पाश्चात्य विद्वान जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती हैं तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। प्लेटो की परिभाषा में स्पष्ट तौर पर ये उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में विचार होते हैं, परंतु ये विचार जब मन में होते हैं अर्थात उस समय उसको किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती, उसको कोई आवाज नहीं होती। लेकिन जब व्यक्ति उन विचारों को जब अपने मुख से ध्वनि के द्वारा या आवाज के द्वारा जब अपने ओठों के माध्यम से वह जब वो प्रकट करता है दूसरों के सम्मुख, तब वह भाषा कहलाती है। ऐसा मत प्लेटो का है। अगली परिभाषा है हेनरी स्वीट की। हेनरी स्वीट के अनुसार व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। हेनरी स्वीट का मतलब है कि विचारों को व्यक्त करने के लिए जो भी ध्वनियां मनुष्य के मुंह से या मुख से व्यक्त होती हैं, बाहर निकलती हैं, और ये पूरी जो अभिव्यक्ति की जो शैली होती है, इसी को वो भाषा की संज्ञा से परिभाषित करते हैं। तीसरी परिभाषा है ब्लॉक और ट्रगर की। उनके अनुसार भाषा ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे कोई समाज परस्पर व्यवहार करता है। यहाँ पर ब्लॉक और ट्रगर का ये कहना है कि भाषा ये ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है और इसके द्वारा कोई भी समाज अपना व्यवहार करता है, मतलब अपना आपसी व्यवहार करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान वो उसके माध्यम से करता है। चौथी परिभाषा है एडवर्ड सपीर की। उनके अनुसार भाषा एक ऐसी विशुद्ध मानवीय एवं प्रयत्नसाध्य ध्वनि व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति जब चाहे तब अपने विचारों, भावों एवं इच्छाओं को दूसरों पर व्यक्त करता है।
एडवर्ड सफीर का ये कहना है कि भाषा ये मनुष्य द्वारा निर्मित ध्वनि व्यवस्था है और ये भी ध्वनि व्यवस्था प्रयत्न पूर्वक बनाई गई व्यवस्था है और इस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को वह कभी भी किसी भी समय किसी भी काल में वह क्या करता है, दूसरों के सम्मुख व्यक्त करता है। पांचवी परिभाषा है पेई और गेनर की। इनके अनुसार मनुष्यों के वर्ग विशेष में आपसी व्यवहार के लिए प्रयुक्त वे व्यक्त ध्वनि संकेत जिनका अर्थ पूर्व निर्धारित एवं परंपरागत हैं तथा जिनका आदान प्रदान जीवा और कान के माध्यम से होता है, वह भाषा कहलाने का अधिकार रखती हैं। अब देखिए, पेये और गेनर का यह स्पष्ट कहना है कि मनुष्यों का वर्ग अपने आपसी व्यवहार के लिए, अपने आपसी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो भी कोई ध्वनि संकेत बनाता है और उन ध्वनि संकेतों के जो भी अर्थ होते हैं वे पूर्व निर्धारित और परंपरागत होते हैं और ऐसी ध्वनि व्यवस्था के माध्यम से वह वर्ग क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और उस समय वह जीवा मतलब अपने जीभ से वह उसको उच्चरित करने का काम करता है और कान से उसको सुनने का काम करता है। तो ये जो है इसे वह भाषा के रूप में रखते हैं या इसे वो भाषा कहते हैं। अगली परिभाषा है भारतीय विद्वान की, जिनका नाम है पांडुरंग दामोदर गुने। इनके अनुसार अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत विचारों और भावों को सूचित करने वाले संकेत आते हैं जो देखे या सुने जा सके और इच्छा अनुसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सके। तो देखिए, इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा हुआ है कि अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत विचारों और भावों को सूचित करने वाले संकेत आते हैं, क्योंकि भाषा में जो भी कुछ होता है वह क्या होता है, वो विचार और भाव ही होते हैं और उन्हीं विचार और भाव को व्यक्त करने वाले संकेत ही उस भाषा के अंतर्गत आते हैं और जिसे देखा या सुना जा सकता है और फिर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उसको पुनः एक बार दोहराता भी है। अगली परिभाषा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की। उनका कहना यह है कि अभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का ये कहना है कि अभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है। अभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने विचार और मनोभाव को वो दूसरों के सामने अत्यंत सहजता से, अत्यंत सरलता से वह क्या करता है, अपने विचारों को और अपने भावों को, अपने मानसिक जो भी इच्छा अपेक्षाएं हैं उसको वह दूसरों के सम्मुख व्यक्त करता है। इसे ही वह भाषा के रूप में रखते हैं। अगली परिभाषा है सुकुमार सेन की। सुकुमार सेन की परिभाषा देखिए, अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। मतलब कंठ से उच्चरित ऐसे ध्वनि या ऐसी आवाजें जिनमें अर्थ होता है, जिनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जिनमें स्पष्ट अर्थ होता है, ऐसे ही ध्वनि समष्टि को यहां पर सुकुमार सेन क्या करते हैं, भाषा की श्रेणी में रखते हैं। अंतिम परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित
ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए, यहां पर इनका स्पष्ट मत है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि और प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा समाज के लोग अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब मुख से उच्चरित ऐसी ध्वनि या प्रतीकों की व्यवस्था जिसके द्वारा समाज का व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को वह व्यक्त करता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इस पूरी व्यवस्था को भाषा की श्रेणी में रखा जाए, इस प्रकार का कहना डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। इन समस्त परिभाषाओं में हमको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की व्याख्या ये सभी दृष्टियों से उचित लगती है। मुझे लगता है कि ये संपूर्ण विवेचन विश्लेषण अत्यधिक सहज सरल शब्दों में मैंने यहाँ पर प्रकट किया हुआ है। आप इसको बारीकी से सुने, इसी प्रकार की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।